बात बता दे रहे हैं, पहले ही बता दे रहे हैं, पढ़ना ही तो है हम लोगों को। अपने लाइफ को ऐसा नहीं बनाओ ना कि कोई रिमोट जैसा यूज करे। टीवी में रिमोट बदले चैनल नंबर 25 चलने लगा 26। मतलब कि हम अपने लाइफ को ऐसा नहीं बनाए कि हमको कोई रिमोट कंट्रोल से मतलब कंट्रोल करे। लाइफ हमारी है, दूसरा कोई कैसे कंट्रोल करेगा। और तुम दूसरे के फेर में पढ़ रहा है, कह रहा है कि मिठाई खाए तो पूछा नहीं। ए मत पूछे। हाँ बताओ ना, हम क्या, हमको बताओ। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग क्या पढ़ लिए हैं? हम लोग पढ़े हैं लॉरेंज बल्ब पढ़ लिए हैं पूरा। जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेशित कण गति करता है तो उस आवेशित कण पर चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा एक बल लगता है। इसी बल को हम लोग क्या बोले थे? लॉरेंज बल। थोड़ा ध्यान से देखिए, हम लोग क्या पढ़े थे? लॉरेंज बल। लॉरेंज बल में क्या बताया गया था कि जब किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेश या आवेशित कण गति करता है तो उस कण पर उस चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा एक बल कार्य करता है। इस बल को चुंबकीय बल भी कहते हैं ना। और इस बल को सबसे पहले किसने देखा था? किसने इस बल का अध्ययन किया था? तो लॉरेंज ने, इसलिए इसको लॉरेंज बल भी कहते हैं। हम लोग इसके बारे में पूरा डिटेल्स पढ़ चुके हैं। जब चुंबकीय क्षेत्र है और यदि ये चुंबकीय क्षेत्र वैद्युत धारा के कारण उत्पन्न हुआ है तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र भी होता है। मतलब कि दो तरह का बल काम करेगा आवेश पर, एक वैद्युत बल और एक चुंबकीय बल। ये सारा कल का निकाला जा चुका है। आज हम लोग ये देखेंगे कि इस बल की आखिर दिशा क्या होगी। आखिर बल लगेगा ना, आज सभी लोग जानते हैं कि बल क्या है? सदिश राशि है। तो आखिर इस बल की दिशा क्या होगी? बल किधर लगेगा, इसी को हमको जानना है। तो लॉरेंज बल या चुंबकीय बल को बल की दिशा ज्ञात करने के नियम पढ़ना है। तो हम लोगों को पढ़ना है बल की दिशा। किस बल की दिशा? लॉरेंज बल या चुंबकीय बल की दिशा। जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो बल लगता है। उसी बल को ना चुंबकीय बल या लॉरेंज बल कहते हैं। तो उस बल की दिशा क्या होगी, इसी को हमको पढ़ना है। और इस बल की दिशा को ज्ञात करने के लिए सबसे जो फेमस नियम है वो है दाएं हाथ का नियम। दाएं हाथ का नियम, ध्यान देना। एक दाएं हाथ के अंगूठे का नियम पढ़े हैं। दाएं हाथ के, वो चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए है। ये दाएं हाथ का नियम है। ये दाएं हाथ का नियम किसके लिए है? बल की दिशा को ज्ञात करने को बताता है, माने बल की दिशा। अब मान लीजिए कि ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र है और आप जानते हैं कि जब क्रॉस है तो ये चुंबकीय क्षेत्र किधर होगा? अंदर के तरफ होगा। जो ये वेक्टर बी है, माने चुंबकीय क्षेत्र है, ये तल के लंबवत, तल के लंबवत कहाँ है? अंदर की ओर। तल के लंबवत अंदर की ओर है, ध्यान देना। तल के लंबवत अंदर की ओर। तो तल के लंबवत अंदर की ओर हमारा चुंबकीय बल है। चलो कुछ ऐसे है चुंबकीय बल। अब इसमें ध्यान दो, एक आवेशित कण इसमें प्रवेश कर चुका है और ये आवेशित कण गति करना चाहता है, या ऐसे मान लीजिए गति कर रहा है। तो इसकी गति की कुछ न कुछ दिशा होगी ना। तो जो चुंबकीय क्षेत्र है वो हमारा है कहाँ पर? अंदर के तरफ। तो हम इसको अंदर के तरफ न दिखा के ऊपर के तरफ दिखा रहे हैं, क्योंकि बोर्ड तोड़ के तो हम लोग अंदर जाएंगे नहीं। तो ये हमारा भले ऊपर के तरफ दिख रहा है लेकिन है कहाँ? अंदर के तरफ। तो चुंबकीय क्षेत्र आपका कहाँ है? अंदर के तरफ, ध्यान देना। और इस पर एक समान ये जो इस पर एक कण है, आवेशित कण, ये एक समान वेग v से इसमें प्रवेश करके गति कर रहा है। तो v से जब वो गति कर रहा है, ध्यान से देखिए, v से गति किया तो चुंबकीय क्षेत्र से कुछ न कुछ कोण बना के प्रवेश करेगा ना। चुंबकीय क्षेत्र कहाँ है? अंदर के तरफ। और कण हमारा गया ऐसे, चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कर गया, तो एक कोण बन रहा है ना इसके बीच में। इस कोण को हम क्या मान लेते हैं? थीटा।
और थीटा कोण पर हमारा ये जो आपका कण है वो प्रवेश कर गया है। अब देखिए कण जा रहा है इधर, ऐसे न गति कर रहा है, आज चुंबकीय क्षेत्र कहाँ है? लंबवत अंदर के तरफ। तो इस पर बल की दिशा को ज्ञात करने के लिए दाहिने हाथ का उपयोग हम लोग करते हैं, और दाहिने हाथ के अंगूठे को और बाकी शेष अंगुलियों को क्या करते हैं, ऐसे फैला लेते हैं, शेष अंगुलियों को फैला लेंगे। और ध्यान देना, हम इन चारों अंगुलियों को उस दिशा में करेंगे जिधर वेग की दिशा है, माने जिधर वस्तु जा रहा है न गति करने के लिए, वस्तु नहीं कहेंगे यहाँ पर, कण कहेंगे या आवेश कहेंगे। तो ये इधर न गति कर रहा है, तो हमारी जो चारों अंगुलियाँ होगी वो कहाँ होगी? इसके वेग की दिशा में होगी। ठीक है, चारों अंगुलियाँ कहाँ होगी? वेग की दिशा में। और हमको इस अंगुलियों को वेग की दिशा में इस प्रकार रखना है कि जब इनको हम मोड़ें, तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो। ध्यान से सुनो, इन अंगुलियों को माने अंगूठे को और बाकी चार अंगुलियों को इस प्रकार फैला लेना है कि सभी एक दूसरे के क्या हो? लंबवत रहे। ये चारों इसका लंबवत हो गया ना। इसको रखना है वेग की दिशा में। कैसे रखना है? वेग के दिशा में। और उसके बाद से हमको देखिए, वेग की दिशा में आप ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं ना। लेकिन कंडीशन ये है कि जब इसको मोड़े ना, माने हमको ऐसे वेग के दिशा में रखना है कि मोड़े तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में चल जाए। तो देखिएगा, ऐसे अगर हम रख रहे हैं तो वेग की दिशा में अंगुलियां हमारी है ना, लेकिन अंगुलियों को मोड़ेंगे तो ये चल जाएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। अब जान रहे ना कि चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ है, तो सबसे बेस्ट तरीका यही ना है। अगर कोई कहे कि नहीं हम ऐसे रखेंगे, ठीक है, ये तो वेग की तरफ है, कोई दिक्कत नहीं है, वेग की तरफ है, लेकिन इसको जब मोड़ेंगे ना तो ये कहाँ जाएगा? नीचे। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हमारा नीचे है, वो तो अंदर की तरफ ना है। तो यही ना तरीका है उसको दिखाने का। तो हम क्या करेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में इन अंगुलियों को रखेंगे और इसको, देखो गलत हो गया, चुंबकीय क्षेत्र नहीं, वेग की दिशा में इन अंगुलियों को कहाँ रखना है, लेकिन मोड़ने पर कहाँ जाना चाहिए? चुंबकीय क्षेत्र में। तो हम ऐसे रख दिए और मोड़ने पर देखिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में जा रहा है ना। तो उस कंडीशन में जो अंगूठा होगा ना वो बताएगा बल की दिशा। अंगूठा किसको बताएगा? अब ध्यान से देखिए, इस कण पर लगने वाला, आवेशित कण पर लगने वाला बल निकाल रहे हैं। तो ये गया हमारा वेग की दिशा में, अंगुलियां हो गई, और ये मोड़ने पर कहाँ जा रहा है? चुंबकीय क्षेत्र में जा रहा है ना। मतलब इस बल कहाँ लगेगा? ऊपर की तरफ लगेगा। सोचो कि ये आवेशित कण इधर जा रहा है, इधर भी वेग से नहीं जा रहा है, इधर जा रहा है, समझे? इधर जा रहा है, और चुंबकीय क्षेत्र कहाँ है? अंदर की तरफ। तो हमको इसको कैसे रखना पड़ेगा? इसको रखना है वेग की दिशा में। तो वेग की दिशा में रख दिए। अब मोड़ने पर अंगुलियां कहाँ जाना चाहिए? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। तो जाहिर है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। क्या ऐसे कर सकते हैं? मोड़ेंगे तो चल जाएगा बाहर, और चुंबकीय क्षेत्र कहाँ है? तो ये तरीका सबसे बेस्ट है ना। तो ये हमारा हो गया भी की दिशा में। अब मोड़ने पर अंगुलियां चल जा रही हैं बी की दिशा में, तो जो अंगूठा होगा किसको बताएगा? मतलब अभी इस पर किधर बल लगेगा? नीचे की तरफ लगेगा। मान लीजिए कुछ देर के लिए कि आपका जो है कण इधर ही जा रहा है भी वेग से। ध्यान दीजिए, कण जा रहा है इधर भी वेग से, और मान लीजिए कि चुंबकीय क्षेत्र बाहर की तरफ है। चुंबकीय क्षेत्र कहाँ है? तो हम अपने अंगुलियों को, चारों अंगुलियों को रखेंगे ना वेग की दिशा में, और उसके बाद से ऐसा रखेंगे कि जब मोड़े तो अंगुलियां किधर जाएं? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। तो अब देखिए अंगूठा कहाँ जा रहा है? ऊपर ना। मतलब बल हमारे इस पर कहाँ लगेगा? ऊपर। समझ गए इसको? तो हम लोग दाहिने हाथ के नियम से चुंबकीय बल की दिशा को ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं कि अपने दाहिने हाथ के पंजे को इस तरह से फैला लेते हैं कि अंगूठा शेष चारों अंगुलियों को क्या हो? लंबवत हो। अब इस अंगूठे को, इस चारों अंगुलियों को किस दिशा में रखते हैं? वेग की दिशा में। और ध्यान देना, वेग की दिशा में इस प्रकार रखते हैं कि जब इसको हम मोड़ें तो ये किधर जाए? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। तो उस कंडीशन में जो अंगूठे की दिशा होगी ना, माने जिधर अंगूठा होगा वही किसको बताएगा? हाँ, बल की दिशा को बताएगा, चुंबकीय बल की दिशा को बताएगा। तो इतना तो क्लियर है, इसमें कोई समस्या नहीं है। ये चारों अंगुलियों को कहाँ रखना है? वेग की दिशा में। और वेग की दिशा में इस प्रकार रखना है कि जब मोड़े तो किधर जाए?
चुंबकीय क्षेत्र में, तो हमारा चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ न है, तो मुड़े तो चुंबकीय क्षेत्र की तरफ जाए। तो उस स्थिति में जो अंगूठा होगा किसको बताएगा? बल की दिशा को बताएगा। अब मान लीजिए कि कोई आवेशित कण है, या ऐसे कहें कि आवेश है, और वो आवेश इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कर गया, तो सभी लोग जानते ही हैं कि वो गति कर रहा है, तो चुंबकीय क्षेत्र उस पर कोई ना कोई बल लगाएगा। तो बल लगाएगा तो बल की दिशा भी कुछ ना कुछ निकल ही जा रहा है। तो जब बल की दिशा भी निकल गई, बल लग ही रहा है, तो हम ये ज्ञात करने का प्रयास करते हैं कि वो जो गति करेगा कण, उसका आखिर पथ क्या होगा, कैसे गति करेगा। ऐसे गति करेगा कि गोल गोल गति करेगा, कि सीधा गति करके चुंबकीय क्षेत्र को पार करके निकल जाएगा, आखिर कैसा गति करेगा। तो इसके गति के पथ को हम लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। और बढ़िया है समझना, इसमें लिखने वाला बहुत कुछ खास नहीं है। इस टॉपिक में समझना मेन चीज़ है कि बल किधर किधर काम कर रहा है और उसके गति का पथ क्या है। तो हम यहाँ पर हेडिंग लिख रहे हैं, आवेशित या आवेश की गति, या ऐसे कर सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश का पथ, गतिमान आवेश का पथ, यही हम लोग का मेन हेडिंग है, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश का पथ। तो पहले हम चुंबकीय क्षेत्र बना देते हैं। ये हमारा एक समान चुंबकीय क्षेत्र है और हम क्रॉस से बना रहे हैं, तो इसकी दिशा कहाँ होगी जी? अंदर के तरफ होगी। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप क्रॉस से ही बनाइए, डॉट से बना के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को कहाँ दिखा सकते हैं? बाहर की तरफ दिखा सकते हैं। इसमें कोई मतलब स्पेशल चीज़ नहीं है कि हमेशा क्रॉस से ही दिखाएंगे। डॉटेड लाइन डॉट दिखा देना इस तरह से, तो वो भी कहाँ दिखाएगा? बाहर। हमारा कहाँ दिखा रहा है? अंदर। उससे कोई समस्या नहीं है। तो ये हमारा हो गया एक समान चुंबकीय क्षेत्र। अब इसमें एक आवेश है, उस आवेश को हम Q मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं आवेश को? Q। और Q आवेश इसमें गति कर रहा है। हमको उसका पथ का निर्धारण करना है कि उसकी पथ क्या होगी, वो किस तरह से किस पथ पर गति करेगा। तो यहाँ पर मान लीजिए कि एक आवेश हमारा Q है। ये आवेश कौन है? Q। और ये इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है। किसके लिए? गति के लिए। मैंने गति करते हुए आ रहा है। और एक समान चुंबकीय क्षेत्र जो B है, इस B में क्या कर गया? प्रवेश कर गया। तो हमको ये निकालना है कि आखिर ये प्रवेश कर गया तो इसमें गति कर रहा है, तो इसका पथ क्या है? किस पथ पर गति कर रहा है? रेखीय पथ पर गति कर रहा है कि किसी वक्राकार पथ पर गति कर रहा है कि वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है कि दोलन गति कर रहा है, आखिर किस तरह गति कर रहा है, इसी को हमको ज्ञात करना है। तो इसमें भी दो कंडीशन होते हैं। दो कंडीशन में देखिए, पहला कंडीशन हम लोग का ये है कि जब कण प्रवेश कर रहा है ना, माने आवेश इसमें एंटर कर रहा है, तो कितने कोण पर एंटर कर रहा है ये थोड़ा ध्यान देना होता है। तो अभी जो हम ये कंडीशन लिए हैं ना, इसमें हमारा कण चुंबकीय क्षेत्र के, चुंबकीय क्षेत्र कौन है? बी के लंबवत प्रवेश करे। कब के लिए हम निकाल रहे हैं? हमारा कण चुंबकीय क्षेत्र B के लंबवत प्रवेश करे। तो चुंबकीय क्षेत्र B जो है, ये बताइए उसकी दिशा क्या है? अंदर के तरफ है ना। तो जब ये अंदर के तरफ है तो लंबवत प्रवेश करने के कई तरीके हो सकते हैं। हो सकता है कि ऊपर से आ जाए, ऐसे लंबवत नहीं आ सकता है। ये भी हो सकता है कि उधर से आ जाए। ये भी हो सकता है कि नीचे से प्रवेश करे। ये भी हो सकता है कि सामने से प्रवेश करे, कर सकता है ना। ये भी हो सकता है कि इधर से प्रवेश करे, तभी तो 90 डिग्री हो रहा है। मतलब कि हमारा कण इस चुंबकीय क्षेत्र में कितने डिग्री पर प्रवेश कर रहा है? 90 डिग्री पर। अच्छा, 90 के अलावा भी प्रवेश करता है, 30, 60, 45 अलग अलग डिग्री पर प्रवेश करता है। तो उसके लिए हम लोग फार्मूला पढ़ेंगे। फिलहाल अभी के लिए हम कितना डिग्री पर प्रवेश करा रहे हैं? 90 डिग्री पर। तो इसके कंडीशन समझ में आ रहे हैं? कौन कौन से कंडीशन है? इसमें कंडीशन क्या है कि हमारा एक समान चुंबकीय क्षेत्र क्या है? B। इसमें एक आवेश है जो कि गतिमान है, और वो आवेश कौन है? Q, जो कहीं से आकर के इसमें प्रवेश करता है, इसी में प्रवेश करके गति करने लगता है।
तो हमको ये निकालना है कि उसका पथ क्या है, वो किस पथ पर गति करता है। तो इसके लिए सबसे पहला चीज़ ये ध्यान देना होता है कि आवेश जब इसमें प्रवेश कर रहा है ना, तो कितने कोण पर प्रवेश कर रहा है। तो हम लोग पहला कंडीशन क्या माने हैं, लंबवत। तो चुंबकीय क्षेत्र कहाँ है इसका, अंदर की तरफ लंबवत है। इसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हमारा कण प्रवेश कर रहा है। तो आप कभी नहीं सोचेंगे कि ऐसे आएगा इसमें प्रवेश कर जाएगा, लंबवत नहीं ना हुआ। तो ये या तो सीधा ऐसे प्रवेश करेगा, नहीं तो नीचे से प्रवेश करेगा, नहीं तो ऊपर से प्रवेश करेगा, नहीं तो उधर से प्रवेश करेगा। तो हम प्रवेश करा रहे हैं इधर से, समझ आ रहा है। तो ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और हमारा कण ऐसे प्रवेश कर रहा है, मतलब कितना डिग्री पर, 90 डिग्री पर। तो ये हमारा कण इसमें प्रवेश कर गया, ठीक है। जैसे ही इसमें कण प्रवेश किया, आप सभी लोग जानते हैं कि ये गति करते हुए प्रवेश किया है, मतलब कि गति कर रहा है इसमें। अरे जब प्रवेश किया तो गति गतिमान है ना है। तो जब कोई गतिमान कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में पहुंचता है तो ये चुंबकीय क्षेत्र उस पर बल लगाएगा। तो ये हमारा जो कण है ये तो जाना चाहेगा इधर, समझे, जाना चाहेगा, लेकिन क्या चल जाएगा, बाहर चल जाएगा चुंबकीय क्षेत्र को पार करके, नहीं जाएगा। इसलिए नहीं जाएगा कि ये इसमें प्रवेश तो कर गया, तो जैसे ही प्रवेश किया तो इस पर इस चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा बल लगा। अब हम बल को देखते हैं कि वो किधर लगा है। तो देखिए हमारा जो आवेशित कण है वो ऐसे प्रवेश किया है, किस वेग से प्रवेश किया है, v वेग से। तो हम यहाँ पर बल की दिशा निकालते हैं। तो बल की दिशा निकालने के लिए दाहिने हाथ का प्रयोग करेंगे। ये जो चारों अंगुलियाँ होंगी वो किधर होंगी, वृत्त की दिशा में, वेग की दिशा में। और हमको इसको मोड़ना भी तो है, तो हमको इस प्रकार वेग की दिशा में रखना है ना कि जब मोड़े तो ये चल जाए कहाँ पर, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। तो यही तरीका सबसे बेस्ट है कि देखिए हमारा उंगली भी की तरफ जा रहा है, अब मोड़ने पर चुंबकीय क्षेत्र की तरफ भी चल जा रहा है ना। इसका मतलब कि हम लोग सही डायरेक्शन में है। तो ये हमारा भी की तरफ उंगली गया, अब मोड़ने पर चुंबकीय क्षेत्र की तरफ जा रहा है ना, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र लंबवत है। तो ये अंगूठा किसको दिखाएगा, अंगूठा दिखाएगा बल की दिशा को। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही हमारा कण इसमें प्रवेश किया, तुरंत ये जो चुंबकीय क्षेत्र है ये तुरंत कहाँ बल लगाया, ऊपर के तरफ। तो सोचो एक कण इसमें प्रवेश कर रहा है, अतली बल कहाँ लगा दिया, तो जो कण है ना वो घूम जाएगा ऐसे, समझ आ रहा है, कण घूम गया ऐसे, बाउंस करेगा तो बताना। कण घूम गया इस तरह से, क्यों घूम गया, बल की दिशा। बल की दिशा कहाँ है, यहाँ पर बल की दिशा जो है ऊपर के तरफ है। बल की दिशा कहाँ है, इसलिए कण हमारा जब ऐसे प्रवेश किया ना तो चुंबकीय क्षेत्र कहाँ बल लगाया, तो ये घूम गया ऐसे। कोई वस्तु जब ऐसे गति कर रहा है और नीचे से बल लगेगा तो घूम जाएगा ना ऊपर, तो ये घूम गया। लेकिन घूमा तो इसका पथ भी तो ऐसे वक्र के आकार में हो जाएगा, सीधा तो जाएगा नहीं। ऐसे कण हमारा क्या हो गया, घूम गया। अब कण किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तो ये हमारा कण की दिशा क्या हो गई, भी हो गई, भी नहीं मतलब कुछ ना कुछ इसका वेग तो होबे करेगा। तो ये हमारा वेग की दिशा हो गई। कण हमारा कहाँ जा रहा है, ऊपर। अब ध्यान देना, कण जा रहा है ऊपर और चुंबकीय क्षेत्र कहाँ है, अंदर के तरफ। कण जा रहा है ऊपर, चुंबकीय क्षेत्र कहाँ है, तो बताइए बल लगना बंद हो गया है, नहीं। जब तक ये इस चुंबकीय क्षेत्र में गति करेगा तब तक बल लगेगा, मतलब यहाँ भी पहुँचा तो बल लगेगा। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जब पहुँचा तब इस पर बल कैसे लग रहा है। तो इसके लिए फिर हम क्या करेंगे कि अपने हाथ के दाहिने हाथ के पंजे को फैलाएंगे और इनको रखेंगे भी की दिशा में। इस प्रकार रखेंगे ना कि जब मोड़े तो ये कहाँ जाए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। तो अंगूठा किसको बताएगा, तो ये हमारा इधर भी है। अब मोड़ने पर ये अंगुलियाँ जा रही है ना चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, मतलब कि अंगूठा बता रहा है कि बल कहाँ लगेगा, इधर। मतलब कि यहाँ पर बल काम करेगा इधर, ऐसे ऐसे बल काम करेगा, समझे। इसका मतलब कि कण फिर सीधे नहीं जाएगा, फिर घूमेगा, फिर घूमेगा।
फिर घूमेगा, यहाँ आ गया। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पहले ऐसे एंटर किया, बल लगा दिया ऊपर की तरफ, तो कण घूम के यहाँ पर गया। फिर सोच रहा है कि अब हम जाएं ऊपर, तो फिर बल लगाया इधर, घूम गया इधर, और फिर यहाँ पर पहुँचा। अभी ये प्लानिंग कर रहा है कि हम चलें इधर, समझे? अब ये सोच रहा है कि हम जाएं, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं। अभी ये सोच ही रहा होता है ना जाने के लिए, तब तक ये बल लगा देगा चुंबकीय क्षेत्र, उछोड़ेगा थोड़ी है। जब तक इसमें रहेंगे तब तक बल लगाएगा। तो अब देखते हैं कि अब बल किधर लगेगा। तो अब ध्यान देना कि हम अंगुलियों को इस तरह से फैला लेंगे, और ये वाला जो अंगुली होगा वो रहेगा भी के तरफ, और मोड़ने पर अंगुलियों की दिशा किधर होनी चाहिए? चुंबकीय क्षेत्र की तरफ। तो क्या ऐसे होगा? नहीं, ये होगा ऐसे। अंगुलियां रहेंगी भी के तरफ, अब मोड़ने पर अंदर की तरफ जा रहा है ना, मतलब कि ये सही डायरेक्शन है, तो ये भी के तरफ हो गया, और मोड़ने पर चुंबकीय क्षेत्र की तरफ जा रहा है। अंगूठा हमारा कहाँ है? मतलब चुंबकीय बल कहाँ लगेगा? फिर यहाँ से आगे जाने वाला था, पहले बल लग गया नीचे, और फिर घुमा दिया, इसको घुमा दिया। अब घुमा दिया तो फिर कहाँ आएगा? आगे जाएगा? नहीं जाएगा। और फिर घुमा ऐसे, घूम के यहाँ पर कैसे हूँ पहुँचा, ढेरे घूम गया, कोई बात नहीं। यहाँ पर आ गया ना, आ जाने दो। यहाँ पर आया, फिर ये क्या सोच रहा है? सोच रहा है हम फिर जाएंगे नीचे। फिर ये जाना चाहेगा कहाँ पर? जाना चाह रहा है, तो ये नीचे की तरफ जाना चाहेगा। इसका चुंबकीय क्षेत्र कहाँ है? अंदर की तरफ। तो फिर यहाँ भी तो कुछ ना कुछ बल लगेगा। हर क्षण इस पर बल काम कर रहा है, हमेशा। जब तक इसमें गति करेगा तब तक बल काम करेगा। अब यहाँ पर बल की दिशा को देखते हैं। तो बताइए हम इस हाथ को कैसे रखें? ऊपर से रखेंगे ना, क्योंकि इसको मोड़ना ऐसे है कि जब मोड़े तो चुंबकीय क्षेत्र में जाना चाहिए। आइए, अंगुलियां कहाँ रहनी चाहिए? भी की दिशा में ना, तो यही सबसे बेस्ट है। तो अंगूठा कहाँ बता रहा है? इधर। मतलब कि अब बल कहाँ लगेगा? इधर लगेगा। और जैसे ही बल इधर लगा, बल हमारा इधर लग गया, हाँ, फिर से घूमेगा, और बढ़िया से घूमेगा। फिर घूमा। ये सोच रहा था कि हम जाएं बाहर, लेकिन जाएगा नहीं। एक बार इसमें प्रवेश कर गया, अब ये घूमेगा। किस पथ पर घूम रहा है ये? वृत्ताकार पथ पर। तो यहाँ पर हम क्या चीज़ कंफर्म हो गया कि चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई आवेश गति करते हुए प्रवेश करता है, और यदि वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश कर जाएगा, तो ये वृत्ताकार पथ पर गति करेगा। और कारण क्या है वृत्ताकार पथ पर गति करने का? क्योंकि चुंबकीय बल इस पर बल लगा रहा है। जो आपका चुंबकीय क्षेत्र क्या कर रहा है? बल लगा रहा है। और बल ऐसा लगा रहा है कि हर क्षण इसकी दिशा को क्या कर दे रहा है? मोड़ दे रहा है। और जब इसको दिशा को मोड़ रहा है तो मतलब ये बाहर नहीं जाएगा। अब इस पर कौन सा गति कर रहा है? वृत्तीय गति कर रहा है। इस पर कौन सा गति कर रहा है? वृत्तीय गति। तो हम कह सकते हैं कि जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेशित कण या कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, तो वह चुंबकीय क्षेत्र में वृत्ताकार पथ पर गति करता है। ये वृत्ताकार पथ किस बल के कारण हुआ है? चुंबकीय बल के कारण। वही तो बल बार बार इसकी दिशा को बदल रहा है जी, और इसका पथ कैसा बना दिया। अब बताइए, क्या यह आवेशित कण कभी इस चुंबकीय क्षेत्र को छोड़ के बाहर निकलेगा? नहीं निकलेगा, निकलने नहीं देगा। ये कैसे निकलने देगा? जब ये निकलने का प्रयास कर रहा है बाहर की तरफ, तले बल लगा के घुमा दे रहा है इधर। जब ये प्रयास कर रहा है तब इस पर क्या लग रहा है? बल लग रहा है, और लगातार ये वृत्ताकार पथ पर क्या करता रहता है? गति करता रहता है। और क्लास 11th में पढ़े होगे, मन नहीं पड़ रहा होगा, हम बता दे रहे हैं, बस पढ़े हो। क्लास 11th में पढ़े होगे कि जब कोई भी कण या कोई भी पदार्थ जब वृत्ताकार गति करता है, तो उसकी गति को बनाए रखने के लिए वहाँ पर एक अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती है। पढ़े हैं? अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर भी अभिकेंद्र बल चाहिए, चाहिए ना। वो अभिकेंद्र बल कहाँ से प्राप्त करता है? ये चुंबकीय बल से। अच्छा, ये इस कण की दिशा को घुमाने वाला कौन है? चुंबकीय बल।
आवृत्तीय गति में कण की दिशा को घुमाने वाला कौन होता है? अभिकेंद्र बल। इसका मतलब कि जो चुंबकीय बल है वही क्या है? अभिकेंद्र बल। जैसे एक क्या कीजिए ना कि कोई पत्थर ले लीजिए, चाहे टुकड़ा ले लीजिए, धागे में बांध दीजिए और धागा को ऐसे घुमाएंगे तो जो हमारा जो भी पदार्थ रहेगा, टुकड़ा रहेगा, वो वृत्ताकार पथ पर गति करेगा ना। ये बताइए उसको सारा बल जो है कंट्रोल कहाँ से हो रहा है? हाथ से ना हो रहा है। मतलब कि उस कण पर एक इधर सेंटर की तरफ क्या लग रहा है? बल। उसके केंद्र की तरफ क्या लग रहा है? बल लग रहा है। तो आखिर ये हर क्षण इसकी दिशा घूम रही है ना, इसका मतलब कि कोई ना कोई बल इसके सेंटर की तरफ लग रहा है। अरे भाई देखिए ना, ये बल सेंटर की तरफ लग रहा है, ये बल सेंटर की तरफ लग रहा है, ये बल लग रहा है, ये बल लग रहा है। ये सब बल किस पर लग रहा है? आवेश पर। इसी ना आवेशित कण पर ये बल लगा है। ये बल की दिशा क्या है? केंद्र है। इस आवेशित कण पर जो लगने वाली बल की दिशा वो किधर है? केंद्र के तरफ। किसके केंद्र के तरफ? जो वृत्ताकार पथ है उसके केंद्र के तरफ। तो किसी कण पर ऐसा बल लगे जिसकी दिशा कहाँ हो? केंद्र की ओर हो। तो ये बताइए कि क्या ये कण कभी सीधा रेखा में जाएगा? जब ये जाना चाहेगा तो घुमा देगा, क्योंकि सारा बल कहाँ लग रहा है? केंद्र की तरफ। इसी बल को तो अभिकेंद्र बल बोलते हैं। मतलब कि यहाँ पर इस आवेश की वृत्ताकार गति को, वृत्तीय पथ पर जो गति हो रहा है, इस वृत्ताकार गति को बनाए रखने के लिए क्या चाहिए? अभिकेंद्र बल चाहिए। वो अभिकेंद्र बल कहाँ से मिल रहा है? चुंबकीय बल से मिल रहा है। अरे बाहर से कोई थोड़ी बल लग रहा है, चुंबकीय बल ही के चलते तो ये अपने पथ को, अपनी दिशा को लगातार बदल रहा है, हर क्षण दिशा को बदल रहा है। और ये क्या हो जा रहा है? वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है। तो जो यहाँ पर अभिकेंद्र बल होता है ना, जो अभिकेंद्र बल यहाँ पर होता है, अभिकेंद्र बल, वो वास्तव में क्या है? वो चुंबकीय बल है। माने इसको आवश्यक अभिकेंद्र बल कहाँ से प्राप्त होता है? चुंबकीय बल से। ये चीज़ ध्यान रखना है कि जब कोई आवेशित कण या आवेश चुंबकीय क्षेत्र में, क्षेत्र की दिशा से लंबवत प्रवेश करता है तो वह चुंबकीय क्षेत्र में वृत्ताकार पथ पर गति करता है। इस वृत्तीय गति को बनाए रखने के लिए, वृत्ताकार पथ पर जो गति हो रहा है, इसको बनाए रखने के लिए हमको क्या चाहिए? अभिकेंद्र बल चाहिए ना। इसका मतलब इसको अभिकेंद्र बल मिल रहा है। तो ये अभिकेंद्र बल कहाँ से मिल रहा है? इसको चुंबकीय बल से। चुंबकीय बल ही तो अभिकेंद्र बल का काम कर रहा है। तो जब हम इन दोनों को इक्वल करेंगे तो यहाँ से हमको फार्मूला प्राप्त होगा, समझे। और फार्मूला कैसे प्राप्त करेंगे ध्यान समझिए। इसके गति को तो समझ गए हैं कि वृत्ताकार पथ पर गति होगा। अब अभिकेंद्र बल के लिए ध्यान से देखिए, हम मान लेते हैं कि अभिकेंद्र बल F है तो चुंबकीय बल के ही तो बराबर होगा। तो ये जो आपका वृत्ताकार पथ है, हम मान लेते हैं कि इस वृत्तीय पथ की त्रिज्या r है। कितना है? वृत्तीय पथ की त्रिज्या r। वृत्तीय पथ की त्रिज्या कितना है? r। और जो आवेश, आपका जो आवेशित कण है जो गति कर रहा है, इसका द्रव्यमान m है। द्रव्यमान कितना है? m है। और जैसा कि आप जान ही रहे हैं कि v वेग से गति कर रहा है यह, तो अभिकेंद्र बल जो होता है ना, वो होता है mv²/r। अभिकेंद्र बल कितना होता है? mv²/r। और ये अभिकेंद्र बल चुंबकीय बल के बराबर होगा। ये अभिकेंद्र बल किसके बराबर होगा? तो चुंबकीय बल कितना होता है? QBV sin थीटा। लेकिन एक चीज़ और जान जाओ, ये लंबवत प्रवेश किया है तो थीटा कितना है? 90। तो थीटा 90, कोई दिक्कत इसमें? थीटा 90। लंबवत न प्रवेश किया है। एक बार रहने देते हैं, लिखें कि चूंकि कण या आवेश, कण या आवेश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश किया है, लंबवत प्रवेश किया है, इसलिए थीटा बराबर 90। इसलिए थीटा बराबर 90। तो mv²/r बताइए कितना हो जाएगा? QVB sin 90। QVB sin 90, sin 90 1, छोड़ देना sin 90 को। तो ये हो गया mv²/r इक्वल टू QV। इस फार्मूले से जो चीज़ चाहे उसका सूत्र बना सकते हैं। अगर आपको ये फार्मूला चाहिए कि जब वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है तो आखिर इसकी त्रिज्या क्या है, कुछ त्रिज्या होगी ना। तो त्रिज्या अगर ज्ञात करना होगा तो त्रिज्या के लिए हम सूत्र बना देंगे। r बराबर r को भेजेंगे इधर,
क्यू भी कहाँ चलाएगा, नीचे। तो एम भी स्क्वायर बटा क्यू भी बी सूत्र बन गया आर के लिए। कोई दिक्कत इसमें? आसान है ना यह? कहाँ इसमें फार्मूला ही है। अभिकेंद्र बल बराबर चुंबकीय बल। अभिकेंद्र बल 11 में का पढ़ लिए हैं, बी स्क्वायर बाई आर। और चुंबकीय बल अभी 1-2 दिन पहले पढ़े ही हैं। दोनों को बराबर कर दिए, नया सूत्र मिल गया। अब एक चीज़ ध्यान से समझो। अब कोई ये पूछे कि बताइए कि ये कण प्रवेश करने के लिए तो कर गया, वृत्ताकार पथ पर गति भी कर रहा है, ठीक ठाक है, एकदम है। अब एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेगा? तो एक चक्कर पूरा करने में जो लगा समय होता है इसको हम बोलते हैं आवर्तकाल। मन नहीं पड़ रहा है? पड़ रहा है, बढ़िया बात है। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में हमारा कण कैसे प्रवेश किया है? लंबवत, वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है, गति कर रहा है। तो इस पथ पर एक चक्कर पूरा करने में जो लगा समय है उसको हम क्या बोलते हैं? आवर्तकाल। और आवर्तकाल को दिखाते हैं कैपिटल टी से। आवर्तकाल एक समय है, आवर्तकाल क्या है? तो उसको हम दिखाते हैं टी से, इसमें दिखाते हैं जी। और टी होता है समय, और समय का सूत्र होता है दूरी बटा, नहीं, हाँ, दूरी बटे चाल होता है ना, गजब है। दूरी बटा, अरे यही सूत्र होता है, दूरी बटा। इसका मतलब कि देखिए, अगर एक चक्कर में जो, हाँ जी कट जाएगा, अभी खान मन पा रहा है, कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, काट दो। इसमें से उड़ा दो एगो भी से एगो भी, तो एम भी बटा क्या बचेगा? क्या बतिया रहे हो? एम भी बटा क्यू बी, एकदम सही है, कहीं समस्या नहीं है। आर का मान निकल गया। अब हमको निकालना है आवर्तकाल। तो आवर्तकाल एक तरह का समय है, समय का मतलब दूरी बटे चाल। तो इसका चाल तो भी पता है, हमको पता है, देख रहे हैं भी से गति कर रहा है ना। अब हमको दूरी निकालना है। तो दूरी जब हम एक चक्कर का समय निकाल रहे हैं तो निकाल लेते हैं कि एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा। तो बताइए, एक चक्कर में अपने परिधि के बराबर ना दूरी तय करेगा। तो दूरी के बदले में परिधि, परिधि होता है 2 पाई आर, 2 पाई। अब बटा चाल हमारा कितना है? भी। कोई समस्या इसमें? तो टी इक्वल टू आर का, भी का मान रख दीजिए, चाहे आर का मान रख दीजिए, कोई बात नहीं है, आर का मान रखिए। आर का मान रखेंगे तो देखिएगा 2 पाई आर मतलब एम भी बटा क्यू बी और बटा भी। तो भी से भी कैंसिल हो गया, कितना मिल गया? टी इक्वल टू 2 पाई एम बटा क्यू बी। इसमें नहीं गलत हुआ है जी। टी इक्वल टू हो गया 2 पाई एम बटा, ये किसका सूत्र निकल गया? आवर्तकाल का, ये भी ठीक है। अब एक और शब्द होता है आवृत्ति। हाँ आवृत्ति, इतना लिख लें तब आवृत्ति पर बात करते हैं। अच्छा ये वाला चीज़ समझ में आया ना, वृत्ताकार पथ क्यों हो रहा है? हाँ ये पूछा है परीक्षा में, हाँ बोर्ड परीक्षा में पूछा है। क्या एक चीज़ इसमें और समझना है, अब ध्यान से देख लो, पंचायत ना हो। ये आवर्तकाल टी हो गया। एक शब्द होता है आवृत्ति। क्या होता है? आवृत्ति। आवृत्ति समझते हैं किसे बोलते हैं? तो आवृत्ति समझते हैं 1/t होता है, लेकिन ये 1/t वास्तव में क्या है? 1t तो आवर्तकाल है। आवृत्ति का मतलब ये होता है ना कि ये कण 1 सेकेंड में क चक्कर लगा दे रहा है। ध्यान समझना, आवर्तकाल किसे कहते हैं? आवर्तकाल एक चक्कर में जो लगने वाला समय है ना वो आवर्तकाल होता है। लेकिन 1 सेकेंड में क चक्कर लगा दे रहा है वो क्या है? आवृत्ति है। तो आवृत्ति निकालना होता है तो केवल एक में आवर्तकाल से क्या कर देते हैं? भाग कर देते हैं। तो ये पता चल जाता है कि 1 सेकेंड में कितना चक्कर लगेगा। तो आवृत्ति अगर हम निकालना हो यहाँ से, इस आवेशित कण की आवृत्ति क्या है, मानिए 1 सेकेंड में क चक्कर लगा दे रहा है, तो आवृत्ति निकालने के लिए फार्मूला होता है 1/t। आवृत्ति को ऐसे n से दिखाते हैं तो 1/t। तो 1/t समझ रहे हैं? 1/t का मान रख दीजिए 2 पाई m बाई क्यू बी। और थर्ड बटा कहाँ चल जाएगा?
ऊपर, तो n इक्वल टू हो जाएगा क्यू बी बाई 2 पाई एम, क्यू बी बाई 2 पाई एम। अच्छा t है, जब 1/t करेंगे तो q भी चल जाएगा ऊपर, 2 पाई एम कहाँ चलाएगा नीचे। तो नीचे से लिखिए वहाँ पर जहाँ पर ये खत्म हुआ है, नीचे लिखिए यदि कण की आवृत्ति, जल्दी लिखो, कण की आवृत्ति n हो तो, कण की आवृत्ति n हो तो n इक्वल टू 1/t, बस नहीं, ये लास्ट चल रहा है एकदम, n इक्वल टू 1/t। अब नीचे सीधे फार्मूला लिखिए यह वाला, n इक्वल टू क्यू बी बटा 2 पाई एम, क्योंकि पलट लेंगे, सब लोग समझ ही रहे हैं, t जब यह है तो 1/t करेंगे तो पलट जाएगा ना, तो क्यू बी बटा 2 पाई एम।